नमस्कार प्यारे मित्रों, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमारी वार्ता चल रही है साथियों RPSC द्वारा प्रस्तावित असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक आचार्य पे, और उसी में पद्मावती समय चंद्रवरदायीकृत पृथ्वीराज रासो से हम पढ़ रहे हैं। पीछे 2 वीडियो इस पे बन चुके हैं जिसमें 1 से 10 तक छंद हमने पूर्ण कर लिए हैं। जो अंतिम छंद था उसमें जो पद्मावती थी वो पूर्णतः अपने सभी जो खेल थे उनको भूल गई थी, और ऐसा समझिए कि उसका जो हृदय था वो तोते के ही चिपक कर रह गया और वो प्रसन्न होकर उसे रामपाठ पढ़ाती है। अब इसी सिलसिले में छंद संख्या 11 आपके सामने है। तो कठिन अर्थ व्याख्या विश्लेषण के साथ साथ में हम इसका कला पक्ष भी देखेंगे प्रत्येक छंद का, तो ध्यान दीजिएगा। और कुछ समझ में नहीं आने पे आप कमेंट बॉक्स पर बेधड़क कमेंट कर सकते हैं साथियों। तो ये वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम छंद संख्या 11 से 15 तक की बात करेंगे। देखते हैं साथियों। कीर कुंवरी तन निरसी दिसी नस शिस लो यह रूप कट्टा करी बनाई के यह पद्मनी स्वरूप। तो साथियों पहली बात तो मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि ये अपभ्रंश जो पुरानी हिंदी भाषा है उसमें जो ये मूर्धन्य से है, तो आज की हिंदी में उसे ख रख कर भी आप देख सकते हैं, और इसके स्थान पे आप ख रख देते हो तो क्या बनता है, कीर कुंवरी तन निरखी। निरखी मतलब देख कर, फिर दिखी दिशा हो जाएगा इसका अर्थ। इसका नस शिस का नक्सिक हो जाएगा। कठिन अर्थ को जान लेते हैं साथियों। कीर का अर्थ होता है तोता। कुंवरी यहाँ राजकुमारी के लिए आए, और राजकुमारी कौन है, पद्मावती। तन का अर्थ होता है शरीर। निरखी मतलब देख कर। निरखी का अर्थ क्या हो जाएगा, देख कर। दिखी, इस दिशी का अर्थ हो जाएगा दिशा। नस शिस, नस शिस का अर्थ हो जाता है नक्सिक, मतलब नाखून से लेकर, जो पाँव के नाखून हैं उससे लेकर सिर तक, या कह सकते हैं पाँव से सिर तक का जो सौंदर्य वर्णन होता है वो नक्सिक कहलाता है। लो का अर्थ होता है तक, ठीक है। यहाँ कर्ता का अर्थ ये वाला कर्ता है, और ये वाले कर्ता का अर्थ होता है विधाता, या कह सकते हो ईश्वर। करी मतलब बनाई है। पद्मिनी, देखो साथियों पद्मिनी एक नायिका का भेद है काम शास्त्र के अनुसार। नायिका का क्या अर्थ है, एक भेद है। वह नायिका जिससे भीनी भीनी सुगंध आती रहती है वो पद्मिनी नायिका कहलाती है, ठीक है मित्रों। इसके अलावा भी जैसे बात करें हम नायिकों के अन्य भेदों की, तो अन्य भेद भी नायिकाओं के किए गए हैं। जैसे हस्तिनी है, ये भी एक नायिका का भेद है। ऐसी नहीं है कि हाथी की तरह मोटी हो, शंखिनी हाथी की तरह चलने वाली, ये एक और भेद हो गया। शंख के समान गर्दन वाली, या आप कैसा भी बोल सकते हो इसे। तो स्वरूप का मतलब होता है सुंदर रूप। तो इसकी व्याख्या जान लेते हैं सबसे पहले। प्रसंग ये है कि तोते ने पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य को देखा और उसने क्या विचार किया, इसी विचार को इस दोहे में व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो राजकुमारी पद्मावती है, उसके शरीर की ओर देखकर उसके नक्सिक सौंदर्य से प्रभावित होकर तोता सोचने लगा। देखो, कीर मतलब तोता, कुंवरी तन मतलब राजकुमारी के शरीर की तरफ, निरखी मतलब देख कर, यानी कि जो तोता है वो राजकुमारी पद्मावती जिस
तरफ खड़ी थी उस दिशा में उस शरीर को देखकर नखशिख लो यह रूप, तथा उसके नखशिख सौंदर्य से प्रभावित होकर तोता सोचने लगा कि कर्ता करीब बनाई कि यह पद्मिनी स्वरूप, कि निश्चय ही विधाता ने इसे बड़ी युक्ति से बनाया है, बड़ा समय इसको दिया है, क्योंकि इसका सौंदर्य पद्मिनी नायिका के समान है। किसके समान है? पद्मिनी नायिका के समान है। नायिका भेद मैंने आपको बता दिए। वैसे अब बात करें तो कलापक्ष की, तो इसमें पहली बात श्रृंगार रस है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो पद्मिनी स्वरूप दिया है, तो यहाँ पद्मावती की जो पद्मिनी नायिका भेद है उससे क्या की गई है? तुलना की गई है, ठीक है। और तुलना करने से यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार, ठीक है। ये चीज़ गौर कीजिएगा। इसके अलावा दोहा छंद आया है, क्लियर है। तो ये आपका जो छंद संख्या 11 है वो पूर्ण हो गया है। अब बात करते हैं छंद संख्या 12 की, देखते हैं उसे। ये छंद संख्या 12 आपके सामने है। दो दो पंक्तियां करके इसकी 6 पंक्तियों को पूर्ण कर लेते हैं। कुटिल केश सुदेश पोहप रचियत पिक सद, कमल गंध व्यसंद हंस गति चलत मंद मंद। वाह जी वाह, क्या बात है। देखो, कुटिल का अर्थ होता है घुंघराले। कुटिल का अर्थ क्या हो जाएगा? घुंघराले। आजकल तो स्टेट रखते हैं भाई। घुंघराले केश का अर्थ होता है बाल, जट। सुदेश का अर्थ क्या हो जाएगा? सुंदर। पोहप का अर्थ होता है पुष्प। पोहप का अर्थ क्या होता है? पुष्प। रचियत, रचियत का मतलब रचना करना, बनाना। या देखो, यहाँ रचे हुए हैं या गूंथे हुए भी कह सकते हैं। जब हम पंक्ति पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे, तो ये आपके पूर्ण समझ में आ जाएगा। पिक, पिक का अर्थ होता है कोयल, जैसे मेरी आवाज़ देखो कितनी अच्छी है। सद का अर्थ होता है शब्द, और शब्द का अर्थ यहाँ क्या लेंगे हम? वाणी से, ठीक है। अब देखो, ये कठिन अर्थ, और फिर इसके नीचे कमलगंध। कमलगंध तो आप जानते हैं कि कमल की गंध आना, कमल का जो पुष्प होता है उसकी सुगंध आना। व्यसंध, व्यसंधि कौन सी होती है? साइकोलॉजी के अनुसार व्यसंधि की अवस्था किशोरावस्था एवं यौवनावस्था का मेल होता है। यानी कि ना तो बाल्यावस्था रहती है, बाल्यावस्था जाने को होती है 12 वर्ष लगभग, और किशोरावस्था शुरू होने को होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 13 वर्ष की जो लगभग आयु है वो व्यसंधि कहलाती है, ठीक है, जहाँ दो संधियों का मेल हो रहा हो। इसके अलावा मंद का अर्थ होता है धीमी या धीमा, जो भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक जान लेते हैं हम सबसे पहले। अब क्या है, राजकुमारी जो पद्मावती है उसके केश मतलब बाल है वो क्या है? काले हैं। सुदेश सुंदर है, और क्या है? घुंघराले हैं। तो पद्मावती के बाल क्या है? काले हैं, सुंदर है, और क्या है? घुंघराले हैं। पोहप रचियत पिक्सद, पोहप रचियत का अर्थ यहाँ हो जाएगा, देखिए कि उसके बाल तो सुंदर है ही, घुंघराले भी है, साथ साथ में उसके बालों में क्या गूंथे हुए हैं? पुष्प गूंथे हुए हैं। उसके बालों में पुष्पों को रचा गया है, ठीक है। उसकी वाणी है, सद मतलब वाणी, उसकी वाणी है वो कोयल के समान क्या है? मधुर है। पद्मावती के शरीर से कमल जैसी भीनी भीनी सुगंध आती है, अर्थात वह एक कमलिनी नायिका है या पद्मिनी नायिका, जो भी आप कह सकते हैं, दोनों ही बता सकते हैं। इस समय वह व्यसंधि की अवस्था में है, अर्थात न तो पूर्ण वो युवावस्था को प्राप्त कर सकी है और ना ही बालिका ही है, यानी कि किशोरावस्था और युवावस्था के संधि काल में उसका शरीर अत्यंत शोभा पा रहा है। राजकुमारी पद्मावती मद भरी,
यानी नशे से भरी हुई मंथर चाल, मतलब मंद मंद धीमी चाल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई राजहंसिनी चल रही हो। जब वो पद्मावती चलती है और जब वो धीमी गति से चलती है तो ऐसा लगता है कि स्वयं राजहंस होता है वो चल रहा है। ये दोनों पंक्तियां हो गई। चलते हैं नेक्स्ट पंक्तियों पे। श्वेत वस्त्र सोहे शरीर, नख स्वाति बुंद जस, भमर भवई भुलही सुभाव, मकरंद बास रस। चारों ही कर लेते हैं। नैन निरखी सुख पाए सुख, यह सुदीन मूर्ति रचियत, उमा प्रसाद हर हरियत, मिलही राज पृथ्वीराज जिये। अब यहाँ अंत में पृथ्वीराज का जिक्र आ चुका है तो आप समझ गए होंगे कि नायक कौन होगा। तो पहले कठिन अर्थ है इसके। श्वेत का अर्थ होता है श्वेत, वस्त्र आप जानते हैं। सोहे मतलब शोभा, शरीर का अर्थ शरीर हो जाएगा। नस मतलब नख हो जाएगा, नख मतलब नाखून हो जाएगा यहाँ पे। स्वाति बूंद जस, जस का मतलब जैसे। स्वाति यहाँ नक्षत्र के लिए है। स्वाति नक्षत्र के अंदर जो टपकने वाली बूंद होती है वो उसकी चमक बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके जो नाखून है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान है, तो यहाँ उपमा भी हो जाएगा। भ्रमर का अर्थ होता है भ्रमर। भवई, भवई का मतलब चक्कर लगाना, भवई मतलब चक्कर लगाना। भूलही, भूलना हो जाएगा, भूल कर हो जाएगा या भूलना हो जाएगा। स्वभाव मतलब स्वभाव। मकरंद, मकरंद होता है मित्रों पुष्प रस, जो पुष्प के अंदर रस होता है वो। बास का मतलब सुगंध हो जाएगा। अब देखो, नैन मतलब नेत्र, निरखी मतलब देख कर, सुख, सुस का मतलब सुख हो जाएगा। पाए मतलब पाता है, सुख मतलब तोता। सुदिन, सुदिन का अर्थ होता है सुंदर दिन, सुंदर दिन या सुंदर समय आप कह सकते हो, शुभ मुहूर्त कह सकते हो। मूर्ति, मूर्ति यहाँ पद्मावती के लिए आया है। रचिए, रचिए मतलब बनाया। उमा प्रसाद, उमा प्रसाद का अर्थ हो जाएगा पार्वती की कृपा। उमा शिव की पत्नी पार्वती। हर हो जाएगा शंकर। हेरियत, हेरियत मतलब देखता है। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज यहाँ आया है पृथ्वीराज के लिए, ठीक है। किसके लिए? पृथ्वीराज के लिए। इसकी व्याख्या और देख लेते हैं। तो आगे चंद्रबरदाई पद्मावती समय के अंतर्गत कहते हैं कि उसके शरीर पर, यानी कि पद्मावती के शरीर पर श्वेत वस्त्र क्या कर रहे हैं? शोभा पा रहे हैं। यानी कि वो जब भी श्वेत वस्त्र धारण करती है तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई देता है, बड़ी सुंदरता पद्मावती में दिखाई देती है। और हाथ पैरों के नस मतलब नख, नाखून देखकर ऐसा लगता है कि जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद की तरह वो चमक रहे हो। फिर आगे, अब मित्रों जो पद्मावती है और उसके मुख कमल से, यानी कि उसका मुख क्या है? कमल है, और उस कमल से निकलने वाली सुगंध, बास मतलब सुगंध। मकरंद मतलब मकरंद हो जाएगा, रस का अर्थ रस हो जाएगा। के लोभ में जो भमर मतलब भ्रमर है वो अपने स्वभाव को पूर्णतः क्या हो चुका है? भूलई मतलब भूल चुका है और वो उसके ऊपर मंडरा रहा है, यानी कि अन्यत्र छोड़कर उसे कहीं जाना नहीं चाहता है। भाई भ्रमर का स्वभाव होता है कि वो पुष्पों के ऊपर मंडराए और रस को पिए। और आज तो ये हो गया कि पद्मावती सामने है और उसका जो मुख कमल है वही उसके लिए पुष्प है, तो मकरंद रस उसकी सुगंध को पीने के लिए आज वो अपने स्वभाव को भूल गया है, अन्यत्र नहीं जाता है और उस पे ही वो क्या करता रहता है? मंडराता रहता है। यानी कि भ्रमरों को पद्मावती में कमल का भ्रम हो रहा है, इसलिए वे उसे छोड़कर कहीं और जाने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पद्मावती के इस अनुपम सौंदर्य को आंखों से देखकर नैन निरखी,
सुख पाए सुख। तो पद्मावती के इस अनुपम सौंदर्य को आंखों से देखकर और सुख पाए मतलब सुख प्राप्त करके तोता सोचने लगा कि सुख, तो तोता यह सोचने लगा कि विधाता ने किस सुदिन मतलब अच्छे दिन या अच्छी घड़ी अच्छे मुहूर्त पर यह सुंदरता की मूर्ति बनाई होगी। मूर्ति रचिए मतलब मूर्ति बनाई होगी। वह मन ही मन यह कामना करने लगा कि यदि शंकर और पार्वती, उमा और हर, यदि पार्वती और शिव की कृपा हो जाए तो इस सुंदरी को इसके योग्य वर राजा पृथ्वीराज चौहान रूप में प्राप्त हो। वर कौन से मिले? राजा पृथ्वीराज। अर्थात शिव पार्वती की कृपा से पद्मावती का विवाह दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के साथ हो जाए, यह कामना तोता करने लगा। तो ये साथियों इसका अर्थ हो गया है, इसकी व्याख्या और विश्लेषण हो गया है। अब कुछ एक जो कला पक्ष है उसको जान लेते हैं हम लोग। तो पहली बात तो ये देखना कि जो पिक सद है उसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। क्योंकि यहाँ पद्मावती की जो वाणी है उसकी तुलना किसकी वाणी से की गई है? मधुरता की। तो वो कोयल की वाणी से की गई है, क्योंकि वाणी मधुर होती है कोयल की, और पद्मावती की भी कैसी है? मधुर है। अब आगे बात करें यहाँ नस स्वाति बूंद जस। देखो पद्मावती के जो नाखून हैं उसको किसकी उपमा दी गई है? स्वाति नक्षत्र में चमकने वाली बूंद से। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। अब जो भ्रमर है वो पद्मावती के मुख को ही क्या समझ लेते हैं? कमल समझ लेते हैं और उसी पे मंडराते रहते हैं। यानी कि उन्हें पद्मावती के मुख में किसका भ्रम हो गया? कमल पुष्प का भ्रम हो गया, यानी कि उन्हें भ्रांति हो गई। तो यहाँ आप भ्रांतिमान अलंकार भी कर सकते हो। ठीक है। अब श्रृंगार रस, रस की बात करें तो कौन सा रस? श्रृंगार रस। छंद की बात करें तो कौन सा? छप्य। कौन सा छंद? छप्य छंद आया है। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा मिश्रित कौन सी है? अपभ्रंश। ठीक है। ये आपका कला पक्ष हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट छंद की ओर। ये है छंद संख्या 13, तो इसको भी जान लेते हैं। सूक समीप मन कुंवरी कऊ, लगेउ बचन कई हेत, अति विचित्र पंडित मुआ, कथत जो कथा अमेत। अमेत का अर्थ होता है मित्रों अमित। अमित का अर्थ होता है अनेक। क्या होता है? अनेक। पहली बात। सूख का अर्थ होता है यहां तोता। समीप आप जानते हो नजदीक। मन का अर्थ मन होता है। कुंवरी यहां पद्मावती के लिए आया है। हेत का अर्थ होता है लिए। वचन का अर्थ होता है बातें। पंडित का अर्थ होता है बुद्धिमान। ऐसे नहीं है कोई पंडित ही है वास्तव में, लेकिन ये बुद्धिमान हो जाएगा यहाँ। तो ज़्यादा कठिन अर्थ नहीं है। तो तोते की यहाँ प्रसंग की बात करें तो तोता बुद्धिमान और पंडित था और अनेक प्रकार की पद्मावती को कथाएं सुनाता था। तो व्याख्या क्या हो जाएगी कि बात सीधी ये है कि पद्मावती ने पिंजड़े में एक तोते को बंद किया था, और जिस तोते को पिंजड़े में बंद किया था वो बड़ा ही क्या है? बुद्धिमान था। अब राजकुमारी का मन, राजकुमारी पद्मावती का मन सदैव क्या करता था? या निरंतर तोते के पास रहने का, सुख समीप मतलब तोते के पास रहने के लिए करता था, तथा उसके पांडित्यपूर्ण वचन सुनने के लिए तरसता था। वचन का अर्थ बातें हो गया, वचन कह लीजिए। लिए क्या करता था? तरसता रहता था। तोता अत्यंत बुद्धिमान था। अति विचित्र पंडित मुआ। तो जो तोता था
वो अत्यंत क्या था, बुद्धिमान था। और वो राजकुमारी को अमेत मतलब अनेक प्रकार की कथा मतलब कथा हो जाएगा, कथत मतलब सुनाता रहता था। तो इस प्रकार वह विचित्र ज्ञानी एवं बुद्धिमान तोता था। तो पूर्ण तो ये हो जाएगा मित्रों कि जो राजकुमारी पद्मावती है सदैव उसका मन तोते के पास रहने के लिए करता रहता था, तथा उसके पांडित्यपूर्ण वचनों को, उसके जो विचित्र वचन हैं उनको सुनने के लिए करता रहता था। और तोता भी बड़ा ही विचित्र और बुद्धिमान था, जो पद्मावती को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाता रहता था। अगर बात करें इसके कला पक्ष की, तो कला पक्ष और देख लीजिए इसका। दोहा छंद हो जाएगा। पहली बात, कौन सा छंद हो जाएगा? दोहा छंद हो जाएगा। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। और पुरानी हिंदी में दोहा को क्या कहते थे? दूहा। ये याद रखिएगा, ये कई बार आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में आ जाता है। तो यही इसका कला पक्ष है, श्रृंगार रस हो ही जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पद संख्या 14 की। ये आपके समक्ष आ गया पद संख्या 14। क्या कहता है 14? पूछत बयन सुबाले, उचरिय कीर सच सच सचाए, कवन नाम तुर देश, कवन यंद करे प्रवेश। यहाँ तक देखते हैं। पूछत का अर्थ होता है पूछती है। सुबाले, सुबाले का मतलब होता है अच्छी बाला, मतलब अच्छी लड़की। और अच्छी लड़की कौन है? यहाँ एक ही हो सकती है, पद्मावती। अपने तो बुरे हैं। उचरिय का अर्थ होता है बताओ, कीर का अर्थ होता है तोता, सच सच्चाई का अर्थ होता है सच सच। कवन का अर्थ होगा कौन, तुर देश तुम्हारा देश, ठीक है, या तुम्हारा राज्य हो जाएगा। कवन कौन, कवन का अर्थ क्या हो जाएगा? कौन। यंद का अर्थ होता है इंद्र, या कह सकते हैं राजा। करई मतलब करता है। प्रवेश का अर्थ शासन, ठीक है। वैसे भी शब्दों से पता चल गया होगा कि पद्मावती क्या पूछना चाहती है तोते से। बयान का मतलब होता है बात, बयान पूछ लीजिए आप, बयान बोल दीजिए चाहे। तो अब जो सुंदर बाला राजकुमारी पद्मावती है वो तोते का परिचय पूछती है और तोते से कहती है कि भाई हे तोते, तुम सच सच बताओ। सच सच बताना नहीं, नाड़ मोस्ती में देख लिए कि तुम्हारे देश का क्या नाम है। कवन नाम तुर देश, कि तुम्हारे देश का नाम क्या है, तुम्हारे राज्य का नाम क्या है, और वहाँ किस राजा का, यंद मतलब राजा या इंद्र, कवन मतलब कौन, कौन से राजा का क्या है प्रवेश मतलब शासन है। अर्थात तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। वैसे तो इस छंद को कौन सा छंद कहा गया है? गाथा छंद। कौन सा छंद कहा गया है? गाथा छंद कहा गया है। और जो ये गाथा छंद है वो प्राकृत भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है मित्रों, ये याद रख लेना इस चीज़ के अंदर, ये ज़रूरी है। और अगर बात करें कथा वर्णन की तो उसमें चंद्रवरदाई ने इसका पर्याप्त प्रयोग भी किया है। अब बात चलते हैं छंद संख्या 15 की ओर। ये छंद संख्या 15। उचरिय कीर सुति बयन, हिंदवान दिल्ली गढ़ अयनम, तहाँ यंद अवतार चौहान, तह पृथ्वीराज सूर सुंभारम। यहाँ तक देखते हैं। जब पद्मावती उससे पूछती है तो तोता क्या कहता है? उचरिय मतलब बोला, कीर मतलब तोता। ये सुती नहीं है, ये न हो जाएगा, यहाँ तय की जगह क्या हो जाएगा? न, ये हो जाएगा सुनी। सुनी मतलब सुनकर। बयन मतलब वचन हो जाएगा। हिंदुवान यहाँ हिंदुस्तान के लिए आया है।
गढ़ का अर्थ किला होता है। ऐनम का अर्थ होता है स्थान। ऐनम का अर्थ क्या हो जाएगा? स्थान। यंद का अर्थ फिर वापस वही इंद्र, तहाँ मतलब वहाँ पर। यंद मतलब इंद्र या राजा, इंद्र या राजा। चहुवान, चहुवान का अर्थ यहाँ चौहान वंशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौहान वंशी। तह मतलब वहाँ पर। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज का मतलब पृथ्वीराज। सूर का अर्थ हो जाएगा वीर, और शुंभारम का अर्थ हो जाएगा शक्तिशाली, प्रतापी। ठीक है, शक्तिशाली, प्रतापी आदि वो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो जब पद्मावती तोते से परिचय पूछती है तो उचरिय कीर सुनी बयन, पद्मावती के जो वचन हैं उनको सुनकर, कीर मतलब तोता, उचरिय मतलब बोलता है। तो राजकुमारी पद्मावती के पूछने पर पद्मावती के वचनों को सुनकर तोता बोलता है कि हिंदुस्तान में, हिंदुवान मतलब हिंदुस्तान में, दिल्लीगढ़ नामक एक नगर है जहाँ इंद्र का अवतार, यंद अवतार मतलब इंद्र का अवतार, चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज शासन करता है, जो अत्यंत ही सूरवीर और शक्तिशाली क्या है? सम्राट है। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। और बात करें कला पक्ष की तो बता देता हूँ आपको कला पक्ष में। साथियों, इस शब्द पे आप गौर कीजिएगा। ये जो शुभारंभ दे रखा है, वैसे तो लगभग जगह पे इसका अर्थ शुभान मिलता है। ठीक है, शुभान का अर्थ होता है सूर्य के समान तेजस्वी, सूर्य के समान तेजस्वी। इस चीज़ को आप याद रखना, तेजस्वी। और तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के हम लोगों का ये फिर से 15 छंद तक हमने कर लिए, 11 से 15 इस वीडियो में। तो आगे के छंदों पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।